चले बेटा, कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर का आधा क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा। आपको शो करना है, प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है 2x² + xy - y², सो दिस इक्वेशन represents a pair of lines. This equation represents a pair of lines. Okay. तो क्या करना पड़ेगा हमें ये प्रूव करने के लिए कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट 0 आता है, देखेंगे, चेक करेंगे, और h² - ab का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है। तो ये जो डिटरमिनेंट और h² - ab का वैल्यू आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको पहले दिए गए इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। उससे आप a h g वगैरह वगैरह की वैल्यू निकालेंगे और फिर चेक करके बताएंगे। नेक्स्ट चीज जो आपको पूछिए दैट इज फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो आपको उनके बीच का, ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन, देन tan थीटा इज गिवन बाय 2 टाइम्स रूट के अंदर h² - ab डिवाइडेड बाय a + b। ठीक है। नाउ आप इसको कंपेयर करो और उससे आपको a का वैल्यू मिलेगा 2, ट्वाइस h का वैल्यू मिल रहा है 1 एंड b का वैल्यू मिल रहा है -1। ठीक है। तो हम लोग अभी रूट के अंदर h² - ab का वैल्यू निकालते हैं, h² - ab। सो h का वैल्यू क्या है 1/2, तो उसका स्क्वायर आएगा 1/4 माइनस a इंटू बी, दैट इज 2 × -1। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 + 2। सो आपको मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9/4 एंड दैट इज नथिंग बट 3/2। सो ये रूट तो निकल गया। अब a + b का वैल्यू, a + b का डायरेक्टली भी लिख सकते हो। सो सीधा tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा मॉड्यूलस के अंदर 2 टाइम्स इस रूट का वैल्यू आया है 3/2 एंड डिवाइडेड बाय है a + b, दैट इज 2 - 1। सो 2 2 विल गेट कैंसिल, तो आपके पास बचा है 3/1, दैट इज 3। सो मॉड्यूलस ऑफ 3 विल बी 3। सो tan थीटा का वैल्यू आपको 3 मिला है, तो आपको एंगल फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि 3 जो वैल्यू है किसी स्टैंडर्ड एंगल का है नहीं, tan रेशो, तो हम लोग सीधा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 लिख देंगे। तो ये है आपका रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको नीचे इक्वेशन दिए हैं और आपको क्या करना है बेटा, सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसे इसके अंदर बताने जैसा सिर्फ एक ही बात है कि कैसे ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिसेम्बलेंस करता है इसका। ठीक है, रिसेम्बलेंस है इसका। अब पहला इक्वेशन मैं लिखता हूँ x - 2 होल स्क्वायर -3 टाइम्स x - 2 y + 1 + 2 टाइम्स y + 1 होल स्क्वायर। तो बेटा अगर आप ठीक से इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन जनरल आपका इक्वेशन कैसे रहता था, ax² + ट्वाइस hxy + by²। और आपको अगर इसका सेपरेट इक्वेशन निकालना है तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के आप इसको फैक्टराइज करते थे। तो यहाँ पर अननोन वेरिएबल आपके x एंड y रहते थे। सेम तरीके से यहाँ पर अननोन वेरिएबल x - 2 एंड y + 1 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर चाहते हो तो आप इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी देख सकते हो कि पुट x - 2 इज इक्वल टू m एंड y + 1 इज इक्वल टू n। ऐसा भी आप लिख कर देख सकते हो। तो आपको क्या दिखेगा, x - 2 की जगह m लिखा तो m² - 3 टाइम्स mn + 2 टाइम्स n² इज इक्वल टू 0। अब आप इसको चाहो तो फैक्टराइज करो। ठीक है, तो करेंगे इसको फैक्टराइज। तो 2 × 1 2, मल्टीप्लीकेशन 2 आना चाहिए एंड एडिशन -3। सो -2 एंड -1 विल बी द फैक्टर। सो फैक्टराइजेशन बनेगा -2mn - mn + 2n² इज इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म्स में से m निकलेगा, m - 2n बचेगा, फिर यहाँ पर -n निकलेगा, m - 2n बचेगा विच इज इक्वल टू 0। सो दोनों टर्म्स में से m - 2n कॉमन, m - n बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब m - 2n 0 है या फिर m - n 0 है। ठीक है। सो m इज इक्वल टू 2n मिल गया और m इज इक्वल टू n मिल गया। तो ये आपके फैक्टर्स है। लेकिन m का मतलब क्या है, x - 2, तो रीसब्स्टिट्यूट करना है 2 टाइम्स। n का मतलब क्या है, y + 1, और m का मतलब क्या है, x - 2 विच इज इक्वल टू y + 1। तो आपके सेपरेट इक्वेशंस क्या बन गए, x - 2 इज इक्वल टू 2y + 2 x, इसको इधर लाइए -y - 3 इज इक्वल टू 0 एंड इधर x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस एंड दिस आर द सेपरेट इक्वेशंस।
तो ये आपके सेपरेट इक्वेशन है। ठीक है, सेम तरीके से आप यहाँ पर देखिए x+1 है, यहाँ x+1 है, y-2 है, y-2 है, तो सेम तरीके से आप सेपरेट इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में लिखता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, 7th एंड 8th। ठीक है, सो 6 वाले क्वेश्चन के अंदर 3 सब क्वेश्चन है, सारे एक जैसे ही है, एक सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग कर पाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। आपको k का वैल्यू निकालना है अगर नीचे दिए गए इक्वेशंस पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, नीचे दिए गए इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो इनका डिटरमिनेंट 0 आएगा और दूसरा h² - ab ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलिए कोई भी एक कर देते, चलिए थर्ड वाला ले लेते हैं। सो दिया हुआ इक्वेशन x² है प्लस 3xy है प्लस 2y² प्लस x - y प्लस k इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा इसको कंपेयर करेंगे ax² के साथ में, तो a 1 मिलेगा, ट्वाइस h मिलेगा 3। ठीक है, मतलब h मिल जाएगा 3/2, फिर b का वैल्यू आएगा 2, फिर 2g मिलेगा 1, तो g बन जाएगा 1/2, 2f मिलेगा -1, तो f का वैल्यू आएगा -1/2, एंड c का वैल्यू है k, c इज इक्वल टू k। ठीक है, तो ax² प्लस ट्वाइस h² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन आपने कंपेयर कर लिया। तो क्योंकि ये इक्वेशन मैंने थर्ड लिया है ना, क्योंकि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस को, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिटरमिनेंट एंड सेकंड कंडीशन विल सेटिस्फाई। तो आपको के निकालना है। देखिए सेकंड कंडीशन छोटी है, अगर उसके अंदर के का वैल्यू आ रहा है तो काम तो अच्छा से बन जाएगा, मतलब h² - ab जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इससे तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ये इनइक्वालिटी है, इसमें तो दिक्कत ज़्यादा आएगी। तो उससे अच्छा है कि हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है दो लाइंस को। सो HGFC, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो a का वैल्यू है 1, h का वैल्यू है 3/2, g का वैल्यू है 1/2, h का वैल्यू है 3/2, b का वैल्यू है 2, f का वैल्यू है -1/2, g का वैल्यू है 1/2, f का वैल्यू है -1/2, c का वैल्यू है k। ठीक है, तो पहले रो में से 1/2 को बाहर ले लेंगे, दूसरे रो में से 1/2 को बाहर लिया, इनटू तीसरे रो में से 1/2 को बाहर लिया, इनटू, तो यहाँ पर 1/2 बाहर लिया है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ से 1/2 बाहर ले लिया 3, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ से 1/2 बाहर लिया 1 -1 और यहाँ पर बचेगा 2k। इतना तो समझ में आना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 0 है। तो बेटा ये जो 1/8 है ना, ये 0 को उधर जाके डिवाइड करेगा और ये खत्म हो जाएगा, उसके अंदर समा जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, आपको k का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अलॉन्ग द फर्स्ट रो। तो 2 इन ब्रैकेट 4 2 8, 8k -1 -3, ठीक है, 6k +1 +1 -3 -4 इज इक्वल टू 0। सो आपको मिलेगा 2 टाइम्स 8k -1। चलिए इसको सीधा सीधा सॉल्व ही कर देते हैं। सो 16k -2 -18k -3 और ये -7 इज इक्वल टू 0। सो -7 -3 -10 -12, सो -2k -12 इज इक्वल टू 0। सो आपको मिल रहा है दैट इज, दोनों में से k को नेगेटिव बाहर निकलेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सो 2k इज इक्वल टू 12 -12। ठीक है, या फिर आप -2k इज इक्वल टू +12 लिख सकते हो, फाइनली वही होना है। सो k का वैल्यू आपको मिल रहा है -6। चेक करता हूँ, जी सही है। तो ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर के दो भी आप लोग सॉल्व कर लेना। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ, k का वैल्यू निकालने वाला। अगर दिया गया इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस को, तो k की वैल्यू निकालिए। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सीटी में भी पूछते हैं और इधर भी पूछते हैं, बोर्ड के अंदर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो आपको बेटा यहाँ पर पी एंड क्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में। इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अब ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपस में परपेंडिकुलर है एंड आपको फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, एक तो ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब डिटरमिनेंट जीरो रहेगा पहली चीज, और दूसरी चीज क्योंकि ये जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो परपेंडिकुलर है मतलब क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो रहेगा। तो इन दो चीजों को ख्याल में रखना है। सो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन को लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा कंपेयरिंग करेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा p, 2h का वैल्यू मिलेगा -8 दैट इज h मिल जाएगा -4, b का वैल्यू मिलेगा 3, 2g का वैल्यू मिलेगा 14 तो g का वैल्यू मिलेगा 7, 2f का वैल्यू मिलेगा 2 तो f का वैल्यू मिलेगा 1 एंड c का वैल्यू मिलेगा q। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हाँ, एज पेयर ऑफ लाइंस represented by given equation are perpendicular, therefore a plus b is equal to 0. Now what is a? A is p, and what is b? b is 3 which is equal to 0 and therefore p is equal to -3 मिलेगा आपको। p का वैल्यू -3 मिल गया है, ठीक है। Also given equation represents pair of lines, therefore we have AHG having beautiful faces going for college. This determinant must be equal to 0. Okay, now a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है हमें। सो a का वैल्यू है p, p का वैल्यू हमारे ऑलरेडी पास है हमारे पास दैट इज -3, h का वैल्यू है -4, g का वैल्यू है 7, h का वैल्यू है -4, b का वैल्यू है 3, f का वैल्यू है 1, g का वैल्यू है 7, f का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है q। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ q। देखिए हमारा टारगेट था हमें p एंड q निकालना था, तो यहाँ पर यही चीज समझ में आनी चाहिए कि p का वैल्यू निकलेगा मतलब दोनों में से एक का वैल्यू निकलेगा परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करके और दूसरा वैल्यू निकलेगा डिटरमिनेंट को सॉल्व करके। सेम टाइप का एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 है, बस इसके अंदर परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल वाली कंडीशन है। देखिए क्या कहा है, फाइंड पी एंड क्यू, दो वैल्यू निकालनी पी एंड क्यू। अगर दिया गया इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को, अगर दिया गया इक्वेशन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ये क्वेश्चन है। तो पी एंड क्यू का वैल्यू तो निकालना है बेटा, लेकिन यहां पर क्या कंडीशन यूज करेंगे, सेम तरीके से इस इक्वेशन को कंपेयर करके ये सारी वैल्यूज लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्योंकि दो लाइंस जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करे वो परपेंडिकुलर, इसलिए हम लोग ने a प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिया। अब आप लोग क्या लेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी लेंगे अगर दो लाइंस पैरेलल है तो। ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पैरेलल है, इसलिए आप ये कंडीशन लेंगे। तो इस कंडीशन से आपको p या फिर q दोनों में से एक वैल्यू मिलेगी और जो दूसरी वैल्यू बची हुई है वो आप डिटरमिनेंट से निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं फिर उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय दीस टू इक्वेशन, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स। देखिए सीन क्या क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले समझिए कि ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो दो लाइंस है ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और ये इक्वेशन दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दो लाइंस है रिमेनिंग टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इनके सेपरेट इक्वेशंस निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर छिपी है दो लाइंस, इसके अंदर दो छिपी है दो लाइंस, ये ऑपोजिट साइड्स का पेयर है, ये रिमेनिंग ऑपोजिट साइड्स का पेयर है, इनको जोड़ के आपका पैरेललोग्राम बन रहा है और उसके डायगोनल्स के इक्वेशन निकाल के फिर उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, समझे। तो सबसे पहले तो इसका सेपरेट इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन है आपके पास में वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे
तो फैक्टर्स बनेंगे आपके एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6। तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाले, x का वैल्यू 6 है, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। तो ये तो लाइंस की इक्वेशन है, आप समझिए, दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दो लाइंस को। और ये जो लाइन का फॉर्मेट है ना, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1, ये लाइंस कैसी होती है, ये y एक्सिस को पैरेलल लाइन होती है। जो लाइंस y एक्सिस को पैरेलल होती है उनको हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए, इसको फैक्टराइज करना है, तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, 10 एंड 4। तो 1 2 3 4 चार लाइंस के इक्वेशन मिल गए। ये लाइन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा था इन दो लाइंस को, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इन दो लाइंस को। तो सीधा सीधा डायग्राम निकालेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 1, ये इसको 1 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 ये लाइन है आपका, दिस इज x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4। सो इसको अगर 4 कंसिडर करते हैं और इसको थोड़ा सा 10 मानेंगे, ठीक है, दिस इज 10। सो ये y इज इक्वल टू 10 वाला लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड दिस इज y इज इक्वल टू 4 वाला लाइन है। तो बेटा ये इस प्रकार से आपका पैरेललोग्राम बन रहा है। आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी, ठीक है। तो हमें ए सी एंड बी डी, ये जो दो लाइन से इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो सिंपली आपके दिमाग में क्या आ रहा है अभी, कि अगर आपको इनकी इस इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो बात खत्म हो गई। तो निकालिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, किसने रोका है। देखिए ये पॉइंट क्या है, ये 1 है, और ये क्या है, ये 6 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, इसका कोऑर्डिनेट बन गया 1,4। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट है 1,4। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए आप लोग, इसका x कोऑर्डिनेट है 6, y कोऑर्डिनेट है 4। इसके कोऑर्डिनेट लिखिए 6,10 एंड इसके लिखिए 1,10। तो बस बात खत्म हो गई। अब 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके आप AC का इक्वेशन निकाल सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म करके BD का। जैसे मान लो इक्वेशन ऑफ AC लिखना है, इक्वेशन ऑफ AC। नाउ AC इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A and C। सो व्हाट इज द 2 पॉइंट फॉर्म, y minus y1 divided by x minus x1 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो मैं AC का इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो AC कहाँ पर है, ये AC है। तो इसको x1 y1 बोलो, इसको x2 y2 बोलो। तो इसको अगर मैंने x1 y1 बोला है तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 मतलब x माइनस 1। अब y2 माइनस y1 मतलब 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 1। सो y माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 में से 4 चले गए, 6 बचे, यहाँ पर बचे 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5y माइनस 20 6x माइनस 6। तो आपके पास बचेगा 6x माइनस 5y, ठीक है। इसको भी उधर ले गए तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सही है जी। तो ये है आपका इक्वेशन AC का। सेम तरीके से आप BC का BD का इक्वेशन निकालिए। तो आपके पास दो डायगोनल के इक्वेशन आ गए। अब उनका आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सबको लेफ्ट में ले लीजिए, राइट में 0 रखिए और फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। जैसे मैंने AC का इक्वेशन लिखा है, सेम तरीके से BD का लिखिए, सबको लेफ्ट में ले लो और फिर उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना तो आता ही है हमें, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। चले नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको मैं लिखता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, यहाँ पर ट्राइंगल OAB इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस। लाइंस क्यों कहा, क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। h स्क्वायर माइनस ABB ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दो लाइंस को जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड द लाइन AB, और AB को रिप्रेजेंट किया गया इस इक्वेशन से। तो आप समझिए हो क्या रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल, यहाँ पर निकाल देता हूँ। देखिए ट्राइंगल कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है कि दो लाइन से जो ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है। और ये जो आपकी लाइन है AB, ये कैसी लाइन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी, ठीक है।
इज इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पर 1/2 एंड 1/3 आर द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो इस इक्वेशन, इस लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस लाइन मस्ट बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास हो रही है, ठीक है। तो ऐसी वो लाइन है आपकी। अब इस लाइन को दो लाइन इंटरसेक्ट करके ट्रायंगल बनाने वाली है। ये जो इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ओरिजिन में से पास होने वाली है और वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करीब करीब कुछ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है ओ, और ये जो दो लाइंस है दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, और ये जो लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल? ओ ए बी का है। तो चलिए इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। अब आप बात समझिए कि आपको निकालना है इक्वेशन किसका? मीडियन का। और वो मीडियन कहाँ से निकाली जा रही है? ट्रायंगल का जो ओ वर्टेक्स है वहां से उसके अपोजिट साइड को जोड़कर जो बन रही है वो मीडियन है आपकी। तो ये आपका मिड पॉइंट है डी। तो भैया आपको मीडियन ओडी का इक्वेशन निकालना है और उसके लिए आपके पास ओ के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी है, दैट इज 0,0। अगर आप डी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, इस मीडियन का। तो टारगेट क्या है? अभी अभी टारगेट है कि डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाए। कैसे? तो देखिए कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले आप बात समझिए कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं, उसको हम x1 y1 मान लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं, उसको x2 y2 मानते हैं। अब आप एक बात तो समझ ही लेंगे कि ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस लाइन। ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है, लेकिन उसी के साथ में ये दोनों पॉइंट जो है वो इन दो लाइन्स के ऊपर भी है जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन में से पास हो रही है। मतलब आपका ए और बी पॉइंट इन दो लाइंस पर जो ओरिजिन में से जा रही है, तो इन दो लाइंस का ये कंबाइंड इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी चीज, ये दोनों भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है। मतलब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको ये दोनों भी पॉइंट्स मिल सकते हैं। समझ रहे हो? बेसिकली आपको चाहिए कि आपको चाहिए मिड पॉइंट, डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? क्योंकि ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ रहे हो? इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? ये मिड पॉइंट किसका है? ए बी का है। और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 x2 y2 है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x कोऑर्डिनेट्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो टारगेट क्या है? ये फाइंड आउट करना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हो ये वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो x² - 4xy ये आपका इक्वेशन दिया है और इससे आप y का वैल्यू निकालिए। आपको 3y = 1 - 2x मिलेगा एंड y का वैल्यू मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x, जिसको हम लोग इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे। सो x² - 4 टाइम्स x इंटू y का वैल्यू है 1 - 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y का वैल्यू है 1 - 2x डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अभी सॉल्व करते हैं। सो x² - 4x इंटू ये 1 - 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 4x, ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं, ये माइनस साइन एज इट इज रखेंगे, पॉजिटिव 4x से मल्टीप्लाई करेंगे -8x² डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर आपके पास है 1 - 4x + 4x² डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0। सो 9 अगर सबका डिनोमिनेटर कर दिया तो आपको मिलेगा 9x² माइनस यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, सो -12x है, -3 से देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x बनेगा और 24, और ये अंदर बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो 24x² बनेगा और प्लस ये एज इट इज रहेगा 1 - 4x + 4x² इज इक्वल टू, ये जो 9 है उधर जाके 0 में समा जाएगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 24x² + 4 दैट इज बन जाएगा 28। ठीक है, ये बन जाएगा 28x², 24 + 4 28 + 10
38 और उसमें से 1 चला गया तो 37x² आपके पास है। फिर इसके बाद में -12x -4x ये बन गया -16x और फिर है कांस्टेंट। और वो क्या है कांस्टेंट? कांस्टेंट है आपके पास 1 कैसे रह गया सिर्फ? जी हाँ 1 ही है कांस्टेंट, +1 इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब इसके तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे? 16 एडिशन आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन 37 आ रहा है, कैसे बनाएंगे इसके फैक्टर्स को? तो एक काम करते हैं, हमें फैक्टर्स की जरूरत भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे सिंपली, पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है सम ऑफ द रूट्स कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हमें चाहिए भी क्या, हमें x1 + x2 का वैल्यू चाहिए, हमें और किसी चीज से मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है तो इसके रूट्स हम x1 x2 मानते हैं, इतना तो मान ही सकते हैं हम लोग। तो इसके रूट्स क्या रहेंगे x1 एंड x2। तो सम ऑफ द रूट्स क्या रहेगा x1 + x2, क्या होता है सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a -b/a होता है, -b/a। सो माइनस ऑफ ये बन गया 16/a मतलब 37। तो ये 16/37 आ गया आपका x1 + x2। ठीक है, कुछ तो गलत हुआ है क्या? ठीक है सही है। सो x1 + x2 बन गया 16/37। हाँ अब क्या करना है आपको, x1 + x2 का वैल्यू मिल चुका है, आपको निकालना है y1 + y2 का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे y1 + y2 का वैल्यू? अच्छा, तो एक देखो ये जो x1 + x2 है बेसिकली, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वो d पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ इसको 2 से डिवाइड करते हैं। सो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट 8/37। इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बेसिकली x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 क्या है, d पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। लेकिन d पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर है, इसलिए d पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग d पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो आपको इस d पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपने आप मिल जाएगा, मतलब y1 + y2/2 अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, पुट दिस इन, पुट इन इक्वेशन। अब क्यों रख रहे हो इस इक्वेशन के अंदर, समझ में आया ना? क्योंकि 2x + 3y - 1 = 0, ये जो लाइन है इसी के ऊपर d पॉइंट है और d पॉइंट का ये x कोऑर्डिनेट है, ये जो x1 + x2। तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो चलिए इसके अंदर हमने वैल्यू रख दिया x का, दैट इज 2 × 8/37 + 3y - 1 = 0। तो 16/37, 37 एलसीएम करके उधर उसको हटा देंगे तो 16 + 37 × 3 करेंगे, सही है। 111y - 37 = 0। सो 16 - 37 कितना बनता है? और 32 5 -21। तो 111y = 21, y = 21/111। y का वैल्यू आ गया है ये वाला। इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 7 7/37, तो सही है। तो y कोऑर्डिनेट बन गया 7/37 एंड x कोऑर्डिनेट है 16/37। तो देखिए x कोऑर्डिनेट आपके पास है 16/37, सॉरी 16 नहीं 8/37 है, 8/37 है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट है 7/37। ठीक है, तो बस ओ का और डी के मिल गए हैं। तो अभी आप लोग इक्वेशन निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ मीडियन, जैसे वैसे निकालो। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मीडियन
देखो आप 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके भी निकाल सकते हो। हाँ 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करो, सिंपल है, y माइनस वाई वन वाला है ना। इसको x1 y1 बोलो, इसको x2 y2 बोलो, तो y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो y माइनस वाई वन मतलब y बाई एक्स ही रहेगा, क्योंकि x1 y1 तो जीरो है। तो y2 माइनस y1, ये y2 है आपका 7/37, माइनस y1 मतलब जीरो डिवाइडेड बाई x2 मतलब 8/37, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, y बाई एक्स इज इक्वल टू 7/8, तो क्रॉस किया तो 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 आएगा इक्वेशन, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसको भी डिस्कस कर देंगे, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो आपके सामने इक्वेशन दिख रहा है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, और इनका कहना है कि ये दोनों भी लाइंस, जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है दो लाइंस का, वो दोनों भी लाइंस इंटरसेक्ट होती है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैंने आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, आप लोग उसको यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था। देखिए मैंने ध्यान में कैसे रखने के लिए कहा था आपको, ये डिटरमिनेंट तो याद ही है, हमें ये डिटरमिनेंट याद है। तो मैंने कहा था कि आप इस वाले स्क्वायर को ध्यान में रखिए, और इसमें आप उल्टा जाइए, जैसे रेगुलर डिटरमिनेंट निकालते हो 2/2 का, वैसा सोचना नहीं है, उल्टा जाना है। पहले सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन लेना है, दैट इज बीजी, और फिर इसका माइनस करना है इसको एच एफ, और डिवाइडेड बाय तो एच स्क्वायर माइनस ए बी रहेगा। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट जब निकालना है तब आपको क्या कंसिडरेशन करना है, तब आपको इसको बीच वाले को हटा देना है और इन दोनों को कंसिडर करना है। और इसमें आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ए एफ माइनस एच जी, और डिवाइडेड बाय तो एच स्क्वायर माइनस ए बी है। तो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, तो ए का वैल्यू आपको मिलेगा बेटा 1, बी का वैल्यू आपको मिलेगा -1, ठीक है। फिर एच का वैल्यू है आपके पास 0, फिर 2g का वैल्यू है -2, दैट इज g का वैल्यू है -1, फिर 2f मतलब f का वैल्यू है 0 एंड c का वैल्यू है 1। तो हम लोग सबसे पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू, एच का वैल्यू तो 0 है, माइनस ए इंटू बी, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, दैट इज 1। सो एच स्क्वायर माइनस ए बी 1 है। अब बी जी माइनस एच एफ का वैल्यू निकालते हैं। सो बी जी माइनस एच एफ, दिस इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है -1 इंटू जी का वैल्यू कितना है -1, माइनस एच का वैल्यू तो 0 है, तो ये बन गया 1, ठीक है। अब ए एफ माइनस एच जी निकालते हैं, ए एफ माइनस एच जी, तो ए का वैल्यू है 1 इंटू एफ का वैल्यू है 0, माइनस एच का वैल्यू है 0, तो ये तो पूरा ही 0 ही बन जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट जब आपको निकालना है, तो बी जी माइनस एच एफ का वैल्यू आया था 1, सो 1 डिवाइडेड बाय ये एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 1, और ए एफ माइनस एच जी तो 0 आया है और डिनोमिनेटर में 1 है। तो फाइनली आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 1,0। तो 1,0 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट से 1,0। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है बेटा आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाता है। देखिए मिसलिनियस के अंदर के एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, तो आप लोगों को उनको सॉल्व करना है, और जो भी दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूँ। और मेरी तरफ से मैं मिसलिनियस के अंदर के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ, उसके वीडियोस बनाऊंगा, जहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, मतलब या फिर दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब एक वीडियो बनेगा अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जिसके अंदर मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए जाएंगे, सारे नहीं कुछ एग्जांपल, ठीक है। तो गुड बाय।